क्या आप जानते हैं कि भारत हर साल 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सब्सिडी पर खर्च करता है, लेकिन अब सरकार इसमें कटौती करने जा रही है। आज कॉरपोरेट दुनिया में हम देखेंगे कि ये सुधार है या आने वाला संकट। भारत सरकार ने हाल ही में पेश किए गए बजट में सब्सिडी पर खर्च को नियंत्रित करने की दिशा में महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। विशेष रूप से फर्टिलाइजर सब्सिडी में कमी का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि खाद्य और दूसरी जरूरी सब्सिडी को बनाए रखने का आश्वासन दिया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए कुल फर्टिलाइजर सब्सिडी का बजट 1.71 लाख करोड़ रुपए तय किया गया है, जो चालू फाइनेंशियल ईयर के रिवाइज्ड एस्टीमेट 1.86 लाख करोड़ रुपए से कम है। ये कटौती फिस्कल डेफिसिट को कम करने और फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने की सरकार की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। लेकिन ये फैसला विवादास्पद भी है। एक और जहां फिस्कल डिसिप्लिन लंबे समय में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मजबूत कर सकता है, वहीं दूसरी ओर ये किसानों और गरीब परिवारों पर अतिरिक्त बोझ भी डाल सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सब्सिडी के दोनों पहलू हैं। सकारात्मक ये है कि इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट और सोशल सिक्योरिटी मिलती है, जबकि नकारात्मक परिणाम फिस्कल बर्डन, लीकेज और बाजार खराब होने के रूप में सामने आते हैं। भारत में सब्सिडी की व्यवस्था आज़ादी के बाद से ही चली आ रही है, जो मुख्य रूप से सोशल जस्टिस, फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर केंद्रित रही है। 1940 के दशक से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहरों में फूड राशनिंग शुरू हुई, जो बाद में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस के रूप में विकसित हुई। 1949 के पहले पूर्ण बजट में कुल खर्च का लगभग 14% फूड सब्सिडी पर था। 1950 से 60 के दशक में नेहरू युग में इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया गया, लेकिन 1960 के मध्य में खाद्य संकट आया, जिसके कारण अमेरिका से सब्सिडाइज्ड अनाज इंपोर्ट करना पड़ा। इससे कृषि पर ध्यान बढ़ा और 1960 के आखिर में ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, जिसमें उर्वरक और बीजों पर सब्सिडी दी गई। फर्टिलाइजर सब्सिडी औपचारिक रूप से 1977 में शुरू हुई, जबकि केरोसिन पर सब्सिडी दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी 1956 से चली आ रही थी। 1980 से 1990 के दशक में सब्सिडी का बोझ और बढ़ गया। 1989-90 में सब्सिडी जीडीपी का 2.38% तक पहुंच गई। 1991 के आर्थिक सुधारों में कई सब्सिडीज को कम किया गया, जैसे उर्वरक और चीनी पर, लेकिन फूड सब्सिडी फिर भी बनी रही। 1997 में पीडीएस को टारगेटेड प्रोग्राम में बदला गया। इसके बाद 2000 से 2008 तक सब्सिडी जीडीपी का 2% से कम रही। 2009-10 में वैश्विक वित्तीय संकट और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। 2013-14 से 2018-19 तक फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी जीडीपी के 2.2% से घटकर सिर्फ 1% रह गई, लेकिन कोविड-19 के दौरान ये 3.6% तक पहुंच गई। फिलहाल डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सब्सिडी का लीकेज कम हुआ है। उज्ज्वला, पीएम किसान जैसी योजनाएं आईं, लेकिन अभी भी कुल सब्सिडी 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बनी हुई है। ये विकास दिखाता है कि सब्सिडी शुरू में फूड सिक्योरिटी के लिए थी, लेकिन समय के साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एनर्जी और सोशल वेलफेयर तक इसका विस्तार हो गया। भारत जैसे विकासशील देश में सब्सिडी एक महत्वपूर्ण सोशल सेफ्टी नेट का काम करती है। फूड सब्सिडी के तहत पीडीएस से करोड़ों गरीब परिवारों को सस्ता अनाज मिलता है, जिससे भुखमरी और कुपोषण पर अंकुश लगता है। इसी तरह फर्टिलाइजर सब्सिडी किसानों को कम कीमत पर खाद उपलब्ध कराती है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ है। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक देश है और ये उपलब्धि काफी हद तक सब्सिडी के कारण ही संभव हुई है। उदाहरण के लिए पीएम उज्ज्वला योजना और स्टेट लेवल की मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजनाएं महिलाओं को सस्ती एलपीजी उपलब्ध कराती हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने 30 लाख से ज्यादा सिलेंडर्स पर 75 करोड़ रुपए की सब्सिडी ट्रांसफर की। इससे एलिजिबल महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। सोलर पंप सब्सिडी जैसे कार्यक्रम किसानों को 80 से 90% तक अनुदान देकर सिंचाई की लागत को कम करते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और वाटर कंजर्वेशन भी होता है। फेम 2 और ईवी सब्सिडी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बाजार बढ़ रहा है, जो पर्यावरण संरक्षण और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सरकार प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा सब्सिडाइज्ड करती है। इससे 50 करोड़ से ज्यादा किसान नेचुरल कैलेमिटीज से सुरक्षा हासिल करते हैं। राज्य स्तर पर भी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर यानी डीसीटी योजनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार 2025-26 में भारत के 12 स्टेट्स महिलाओं को डीबीटी दे रहे हैं, जिनका कुल आउटले 1.96 लाख करोड़ रुपए है, जो 2018-19 में सिर्फ 53.6% था। ये योजनाएं गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता और रूरल इकोनॉमी को मजबूत करती हैं। दूसरी ओर सब्सिडी का बहुत ज्यादा बोझ सरकार के खजाने पर पड़ता है। चालू फाइनेंशियल ईयर में केंद्र का सब्सिडी बिल 4.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जो एग्रीकल्चर, एजुकेशन और हेल्थ के कुल बजट से भी ज्यादा है। 2026-27 में भी ये 4.1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रह सकता है। अकेले फर्टिलाइजर सब्सिडी ही 1.71 लाख करोड़ रुपए है, जो ग्लोबल लेवल पर काफी ज्यादा है। यूनिवर्सल सब्सिडी में लीकेज एक बड़ी समस्या है। एडीबी पीडब्ल्यूसी की ताज़ा स्टडी में सिफारिश की गई है कि यूनिवर्सल सब्सिडी को स्टेप बाय स्टेप खत्म कर टारगेटेड ट्रांसफर पर फोकस किया जाए। फर्टिलाइजर सब्सिडी से किसान ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार यूरिया की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी और सब्सिडी को प्रति एकड़ आधार पर किसानों के खाते में ट्रांसफर करने का प्रपोजल है, ताकि इसकी बाजार मूल्य पर खरीद हो और इसका गलत इस्तेमाल रुक सके। ईवी सब्सिडी में भी घोटाले सामने आए हैं। कुछ मैन्युफैक्चरर्स चाइनीज पार्ट्स का इस्तेमाल कर सब्सिडी ले रहे थे, जिस पर सरकार ने कार्रवाई की। फिस्कल प्रेशर में सब्सिडी कटौती से किसानों की लागत बढ़ सकती है, जिससे मुद्रास्फीति और ग्रामीण असंतोष बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अचानक कटौती से गरीब प्रभावित होंगे, इसलिए सुधार धीरे धीरे और टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए। देश के कई वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों ने सब्सिडी को लेकर बैलेंस्ड लेकिन सुधारवादी रुख अपनाया है। अमर्त्य सेन ने हमेशा सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया है, लेकिन वे अक्षम सब्सिडी के खिलाफ हैं। उनकी किताबों में पीडीएस जैसे कार्यक्रमों की तारीफ की गई है, लेकिन लीकेज और टारगेटिंग की कमी की आलोचना भी है। कौशिक बसु ने व्यावहारिक अर्थशास्त्र के नजरिए से कहा है कि सब्सिडी को बेहतर तरीके से डिजाइन करना चाहिए। वे यूसीटी यानी अनकंडीशनड कैश ट्रांसफर के फायदे मानते हैं, लेकिन फिस्कल स्पेस पर चिंता भी व्यक्त करते हैं। अरविंद सुब्रमण्यम ने बार बार कहा है कि सब्सिडी को रैशनलाइज करना चाहिए, खासकर नॉन मेरिट सब्सिडी को। सुब्रमण्यम कैपेक्स पर फोकस बढ़ाने की वकालत करते हैं। रघुराम राजन ने स्ट्रक्चरल दिक्कतों पर जोर दिया, जिसमें सब्सिडी से जुड़ी खराबियां शामिल हैं। वे कहते हैं कि सब्सिडी से बाजार खराब होता है और विकास पर असर पड़ता है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी ने भी हाल ही में कहा है कि खाद्य और उर्वरक सब्सिडी फिस्कली हैवी और एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक हैं। वे यूरिया को डिकंट्रोल कर डीबीटी पर शिफ्ट करने की सिफारिश करते हैं, ताकि एनपीके बैलेंस सुधरे और बचत से स्किल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो सके। अर्थशास्त्रियों की ये राय बताती है कि सब्सिडी जरूरी है, लेकिन इसे टारगेटेड और कुशल बनाना होगा। सब्सिडी भारत के इंक्लूसिव डेवलपमेंट मॉडल का आधार है, लेकिन इसे अक्षम और महंगा बनने से रोकना जरूरी है। सरकार का रुख स्पष्ट है कि सब्सिडी अचानक खत्म नहीं की जाएगी। सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट जैसे प्रयोग पीडीएस में सब्सिडी को प्रोग्रामेबल और ट्रेसेबल बनाकर लीकेज रोक सकते हैं। यूरिया सब्सिडी को डीबीटी पर शिफ्ट करने से बाजार की कैपेसिटी बढ़ेगी। राज्य स्तर पर डीसीटी की सफलता से केंद्र को भी सीखने की जरूरत है। सब्सिडी को टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाना होगा। इससे फिस्कल स्पेस बनेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। कॉर्पोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉर्पोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every